नमस्कार मित्रों, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में जो सभ्यताओं वाली जो हमारी फर्स्ट यूनिट है प्रथम प्रश्न पत्र में, उसमें आपके जो बैराट सभ्यता दी हुई है उसके बारे में हम चर्चा इस क्लास में आपसे करेंगे। देखिएगा, अगर बैराट सभ्यता की बात की जाए एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है, कौन सी? बैराट सभ्यता। अगर बैराट सभ्यता के बारे में पहले दो तीन बातें आपके सामान्य सी यहां पर की जाएं कि भाई कि है कहां पर बैराट सभ्यता, कहां पर है? तो आपके शाहपुरा उपखंड। कहां पर है ये? शाहपुरा उपखंड। उपखंड जयपुर में। शाहपुरा उपखंड आपके जयपुर में कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता स्थित है। ठीक है, अब वही आपके बात आ जाती है कि भाई इसकी खोज किसने कर दी और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए 1900, अगर खोज की बात हम करें तो 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। ये वही दयाराम साहनी है जो आपके हड़प्पा सभ्यता की भी खोज करते हैं, दयाराम साहनी के द्वारा। और इसका उत्खनन करने वाले, उत्खनन का श्रेय आपके 1961-62 ईस्वी, 62-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी और आपके कैलाश नाथ दीक्षित को जाता है। उत्खनन आपके किसने किया है? 1962-63 ईस्वी में नील रत्न बनर्जी कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित, इनके द्वारा यहां पर क्या किया गया है? उत्खनन संबंधी कार्य किया गया है। तो आपके देखिएगा, कभी कभी हमको प्रश्न एक सिंपल सा ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान बैराट सभ्यता के उत्खनन से जुड़ा हुआ नहीं है। इन तीन के अतिरिक्त एक चौथा और डाल देता है, वही हमारे आंसर के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि भाई बैराट में, शाहपुरा उपखंड जयपुर में यह सभ्यता स्थित है। खोज 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा कर दी गई। 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। किसका? बैराट का उत्खनन किया गया है। अब यहां पर एक बात देखिए कि बैराट क्षेत्र से हमें आपके तीन डूंगरियां प्राप्त हुई हैं। तीन डूंगरी, एक तरह से पहाड़ियां प्राप्त हुई हैं जो आपके जैसे बीजक डूंगरी है। एक कौन सी है? बीजक डूंगरी। एक भीम डूंगरी है और एक महादेव डूंगरी है। बीजक डूंगरी है, भीम डूंगरी है और महादेव डूंगरी है। ये कहां से प्राप्त हुई? हमें बैराट से प्राप्त हुई हैं। और इनमें जो बीजक डूंगरी है, इस बीजक डूंगरी से हमें आपकी सभ्यता के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? बीजक डूंगरी से। अब देखिए, बैराट सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि पाषाण काल से लेकर के इसका विस्तार ऐतिहासिक काल तक हमें दिखाई देता है। पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक हमें इसका विकास दिखाई देता है। हमें आपके बैराट क्षेत्र में, जो ये क्षेत्र है आपके संपूर्ण आपके जयपुर, इसके बैराट के आसपास का क्षेत्र है, पाषाण काल में मानव के रहवास के या मानव के आपके अस्तित्व के यहां से संकेत प्राप्त हो जाते हैं कि भाई मानव की उपस्थिति यहां पर थी। क्यों? क्योंकि यहां से हमें पाषाण युगीन औजार और गुफा चित्रकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इस काल में अगर देखेंगे भाई पाषाण काल में इस स्थल का विस्तार, पाषाण काल के हमें आपके क्या प्राप्त हुए हैं? एक तो उपकरण, पत्थर के औजार, और दूसरा आपके गुफा चित्रकारी भी यहां से प्राप्त हुई है। अगर देखेंगे भाई पाषाण काल का आपके विस्तार इस क्षेत्र में कहां कहां पर था, तो देखिए
नाम हमारे सामने आते हैं। तो ढिगरिया क्षेत्र कौन सा है? ढिगरिया और भानगढ़ का क्षेत्र। ढिगरिया और भानगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर पाषाण काल में इस मानव की उपस्थिति के चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ गुफा चित्रकारी भी हमें और पत्थर के औजार भी जो इस मानव के द्वारा प्रयोग में लिए हैं उनके हमें साक्ष्य यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। अगर ताम्र संस्कृति के अवशेष यहां पर देखे जाएं कि भाई ताम्र संस्कृति के अवशेष इन क्षेत्रों में आपके कहां से प्राप्त होते हैं? बैराट जो सभ्यता के क्षेत्र हैं वहां पर हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हो जाते हैं? तो देखिएगा, एक तो खुद बैराट से ही प्राप्त हो जाते हैं। अब बैराट का विस्तार था आपके, देखिए किराडोत, कौन से स्थल हैं? किराडोत, चीथवाड़ी, नंदलालपुरा, चाकसू जयपुर में जो आपके नंदलालपुरा है, और एक सीकर में जो आपके गणेश्वर है वो भी आपके इसके विस्तार क्षेत्र में ही समाहित हो जाता है। ठीक है, बैराट सभ्यता के जो आपके ताम्र संस्कृति के या ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं वो आपके खुद बैराट से, किराडोत और चीथवाड़ी जो जयपुर में ही है, नंदलालपुरा जो चाकसू जयपुर में है, और गणेश्वर आपके जो नीम का थाना सीकर में है, वहां तक आपके इसका विस्तार देखने को मिलता है। अर्थात आप देखेंगे बैराट का क्षेत्र विस्तार एक आपके विशालकाय जो आपके भौगोलिक क्षेत्र है उसमें फैला हुआ था। इस कारण आपके ये दीर्घकालीन तक सभ्यता चलने में सफल अपने आप को सफल रख सकी है। ठीक है, अब लौह संस्कृति के अवशेष आप देखें कि भाई लौह संस्कृति के अवशेष कहां से मिल जाएंगे? तो लौह संस्कृति के अवशेष आप देखें तो एक तो आपके जोधपुरा जयपुर, जोधपुरा जयपुर, और एक सुनारी, सुनारी कहां पर है? कि झुंझुनू। तो जोधपुरा जयपुर और सुनारी झुंझुनू से हमें आपके बैराट सभ्यता से संबंधित लौह संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात आती है कि भाई लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर हम चले ऐतिहासिक काल की ओर धीरे धीरे यहां से आगे बढ़ें तो हम यहां पर देखते हैं कि देखिएगा लगभग 600 बीसी में ये आपके कौन सा काल है? महाजनपद काल है। कौन सा काल है? महाजनपद काल है। तो 600 बीसी का जो ये महाजनपद काल है इसमें आपके 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। और किसमें प्राप्त होती है ये? कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। इस बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद। कौन सा महाजनपद था? मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी विराटनगर। अगर अर्थात आपके ये कहां पर है? बैराठ में। बैराठ जयपुर में आपके विराटनगर है। ठीक है, यहां पर आपके इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। बौद्धिक दृष्टि से, क्योंकि महाभारत का जो कर्ण पर्व है उस कर्ण पर्व में आपके ये लिखा हुआ है कि आपके मत्स्य जो लोग थे वो बौद्धिक दृष्टि से अधिक उन्नत थे। महाभारत के कर्ण पर्व में ये लिखा हुआ मिलता है कि मत्स्य जो लोग थे ये बौद्धिक दृष्टि से बहुत उन्नत थे। हालांकि इन मत्स्यों का उल्लेख हमें ऋग्वेद तक से प्राप्त होता है। कहां तक से प्राप्त हो जाता है? ऋग्वेद तक से प्राप्त हो जाता है। और इस मत्स्य महाजनपद का या मत्स्य लोगों का उल्लेख महाभारत में भी प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है? महाभारत में उल्लेख मिलता है इनका। अब महाभारत में उल्लेख इनका किया गया है किसके रूप में? यहां के राजा विराट। यहां के राजा विराट ने पांडवों के पक्ष में, किनके पक्ष में? पांडवों के पक्ष में कुरुक्षेत्र में हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में हिस्सा लिया।
ये बात याद रखने की है यहां पर कि भाई मत्स्य महाजनपद है जिसका आपके उल्लेख महाजनपद काल के एक प्रमुख महाजनपद के रूप में किया गया है। यहां पर आपकी इनकी व्यवस्था को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है कि यहां के राजा विराट ने पांडवों के पक्ष में कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध है उसमें भाग लिया था। ठीक है, और पांडवों के द्वारा अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास भी आपके मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर में व्यतीत किया था। ठीक है, महाभारत में किसका उल्लेख है कि पांडवों के द्वारा अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहां व्यतीत किया गया है? मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर में व्यतीत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम आप यहां पर करें कि देखिए बौद्ध युग यानी कि महाजनपद काल से इसका धीरे धीरे विकास होता रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर मौर्य काल में आपकी चर्चा की जाए, मौर्य काल जो आपके एंशिएंट इंडिया के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक है, मौर्य काल में देखिए संपूर्ण राजस्थान मौर्यों के अधीन था, मौर्यों के अधीन था। संपूर्ण राजस्थान मौर्यों के अधीन था और यह कौन से प्रांत में आता था? अपर जनपद या अवंती राष्ट्र नामक प्रांत का हिस्सा था। अवंती राष्ट्र या अपर जनपद नामक प्रांत का हिस्सा आपके कौन सा था? राजस्थान था। किसमें? मौर्य काल में। अब मौर्य काल में ही यहां पर आपके कौन हुए हैं? सम्राट अशोक। मौर्य वंश के राजा आपके कौन हुए हैं? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आपके कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। बौद्ध धर्म आपके कहां पर प्रचार प्रसार हुआ है? राजस्थान में हुआ है। और बौद्ध धर्म संबंधी जो अवशेष हैं वो हमें आपके कहां से प्राप्त होते हैं? बैराठ क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। बैराठ क्षेत्र से आपके यहां पर इनके जो शिलालेख हैं वो प्राप्त हुए हैं, विहार प्राप्त हुए हैं। देखिए यहां से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, मठ विहार प्राप्त हुए हैं और एक गोल बौद्ध मंदिर भी मिला है। यहां से गोल बौद्ध मंदिर मिला है, गोल बौद्ध मंदिर मिला है। बौद्ध मंदिरों को आपके क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं, जो कि भारत में प्राप्त मंदिर साक्ष्यों में सबसे प्राचीनतम है। अगर पूछा जाए कि भारत में प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं तो वो बैराठ क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, एक गोल बौद्ध मंदिर के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इनके जो लेख हैं उनमें आपके जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? भाब्रू लघु शिलालेख है। कौन सा है? भाब्रू लघु शिलालेख, जो कि मौर्य सम्राट अशोक का है। भाब्रू लघु शिलालेख। बैराठ क्षेत्र में भाब्रू गांव है। भाब्रू लघु शिलालेख ये कहां से प्राप्त हुआ है? बीजक डूंगरी से। बीजक डूंगरी, बैराठ जयपुर से। बीजक डूंगरी बैराठ जयपुर से आपके कौन सा लेख प्राप्त हुआ है? हमें भाब्रू लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अब भाब्रू लघु शिलालेख के बारे में आपसे बातें करें तो देखिएगा ये आपके कैसे एक पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है। सबसे पहली बात तो आपके भाब्रू लघु शिलालेख का हमारे सामने आपके किसने उद्घाटित किया था? तो वो आपके जयपुर डिवीजन के एक सैन्य अधिकारी थे, कैप्टन बर्ट। कौन थे? कैप्टन बर्ट। तो आपके खोज के रूप में हम श्रेय किसको दे सकते हैं? इसका कैप्टन बर्ट को दे सकते हैं। कैप्टन बर्ट जयपुर डिवीजन के एक सैन्य अधिकारी थे, उनके द्वारा आपके भाब्रू लघु शिलालेख की खोज की गई थी। कैसे था ये? कि पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण था। पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण।
पहिएनुमा चट्टान पर उत्कीर्ण था। इसको काट करके वर्तमान में आपके कहां पर ले जाया गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संग्रहालय है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका संग्रहालय आपके कहां पर है? कलकत्ता में। संग्रहालय कहां पर है इसका? कलकत्ता में। वहां पर आपके किसको ले जाया गया है? इस आपके भाब्रू लघु शिलालेख को ले जाया गया है। ठीक है, काट करके आपके चट्टान से इसको ले गए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अगर बात हम करें तो देखिए इसकी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित, विलियम जोन्स द्वारा स्थापित। भारत में प्राच्य विद्याओं के अध्ययन को बढ़ावा देना चाहते थे सर विलियम जोन्स, तो उन्हीं प्राच्य विद्याओं के अध्ययन के लिए सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसी के संग्रहालय में वर्तमान में आपके भाब्रू लघु शिलालेख स्थित है, जिसको आपके बैराट से काट करके कहां ले जाया गया था? कलकत्ता ले जाया गया था। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अब प्रश्न उठता है कि भाब्रू लघु शिलालेख में सम्राट अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, तो इसमें आपके अशोक को, जो मौर्य सम्राट अशोक हैं, अशोक को मगध का राजा, मगध का राजा कहा गया है। सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? मगध का राजा। के देवानाम पिय पिय दस्सी मगध का राजा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। देखिए, बौद्ध त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये आपके क्या हैं? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, उनमें आस्था। ये आपके एकमात्र ऐसा लेख है जहां से हमें आपके ये क्लियर होता है, इस चीज का क्लियर होता है कि भाई सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया है। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? भाब्रू लघु शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, कि सम्राट अशोक इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, मगध का राजा कहकर के देवानाम पिय पिय दस्सी मगध का राजा, देवानाम पिय से तात्पर्य है देवताओं का प्रिय, पियदस्सी से तात्पर्य है सुंदर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अपनी आस्था प्रकट कर रहा है। ठीक है, अब यहीं पर आपके इस भाब्रू लघु शिलालेख में 7 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, 7 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। और ये ग्रंथ क्या हैं? बुद्ध द्वारा राहुल, जो बुद्ध का बेटा है, राहुल को दिए उपदेशों से संबंधित, उपदेशों से संबंधित बुद्ध के द्वारा राहुल को दिए गए उपदेशों से संबंधित 7 ग्रंथों का उल्लेख भी हमें आपके भाब्रू लघु शिलालेख में प्राप्त होता है। जैसे आपके कौन कौन से वो ग्रंथ हैं, तो इनमें नाम आते हैं उपतिशपसिन, अलियवशाणी, अलियवशाणी, विनय समुक्षे, विनय समुक्षे,
अनागत भयानी, अनागत भयानी, मुनि गाथा, मौनेय सूते, मौनेय सूते। और एक ग्रंथ है आपके सातवां, लाघलो वादो सूते अधिगच्छ। तो लाघलो वादो सूते अधिगच्छ, ऐसे आपके 7 ग्रंथों का उल्लेख हमें भाब्रू लघु शिलालेख में प्राप्त होता है, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा राहुल को दिए गए उपदेश से संबंधित हैं। नाम आपके थोड़े से अटपटे से हैं, जैसे उपतिश पसिन, अलियव शाणी, विनय समुख से, अनागत भयानी, मुनि गाथा, मौनेय सूते और लाघलो वादो सूते अधिगच्छ जैसे ग्रंथ हमें आपके इस भाब्रू लघु शिलालेख में प्राप्त होते हैं। वर्तमान में भाब्रू लघु शिलालेख कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संग्रहालय में स्थित है, जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा भारत की प्राच्य विद्याओं के अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। भाब्रू लघु शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा कहकर संबोधित किया गया है, और इससे यह जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम कि भाई मौर्य काल से आगे की बात क्या की जाए यहां पर। तो देखिएगा, गुप्त काल में फिर आपके एक महत्वपूर्ण राजवंश एंशिएंट का कौन सा है? गुप्त राजवंश है। तो गुप्त काल में राजस्थान गुप्तों के अधीन था। हालांकि यहां आपके समुद्रगुप्त के द्वारा राजस्थान और पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है वहां पर बसी हुई जो आपके विदेशी जातियां हैं उनको पराजित किया था, लेकिन सीधे गुप्त साम्राज्य का अंग नहीं बनाया था। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जाने जाते हैं, के काल में गुप्त साम्राज्य में प्रत्यक्ष नियंत्रण में किसको ले लिया गया था? राजस्थान को ले लिया गया था। इसलिए हमको ये बात जानने की है कि गुप्तों की स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर भी हमें राजस्थान के बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके हम ये कह सकते हैं कि जो बैराट क्षेत्र है यह भी आपके गुप्त काल में राजस्थान यानी कि बैराट क्षेत्र है वो भी आपके गुप्तों के अधीन था। ठीक है, फिर आपके बाद में जो यहां पर हूण आक्रमण हुए हैं, उन हूण आक्रमणों में भी आपके राजस्थान यानी कि जो बैराट क्षेत्र है, बैराट क्षेत्र के जो बौद्ध मठ इत्यादि हैं उनका विध्वंस किया गया था। ठीक है, अब सम्राट हर्षवर्धन की अगर बात की जाए, सम्राट हर्षवर्धन के काल में आपके एक चीनी यात्री थे हेनसांग। चीनी यात्री कौन थे? हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग ये आपके कहां की यात्रा पर आए थे? बैराट की यात्रा पर आए। बैराट की यात्रा की। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसांग, जिनकी यात्रा का विवरण आपके क्या कहलाता है? CUK कहलाता है। क्या कहलाता है इनका यात्रा विवरण? यात्रा विवरण कहलाता है CUK। यात्रा विवरण CUK के नाम से जाना जाता है। इन हेनसांग के द्वारा आपके कहां की यात्रा की गई थी? बैराट की यात्रा की गई थी। और बैराट क्षेत्र में इन्होंने किनका? 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। अपने यात्रा विवरण में कितने बौद्ध मठों का उल्लेख किया है? 8 बौद्ध मठों का उल्लेख करते हैं आपके चीनी यात्री हेनसांग। और आपके क्या बताते हैं? यहां के बैल तथा भेड़ प्रसिद्ध थे। यहां के बैल तथा भेड़ प्रसिद्ध थे। कहां के? बैराट क्षेत्र के। इनका भी उल्लेख आपके चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा
किया गया है। इसके अतिरिक्त देखें कि बैराट के उत्खनन से हमें 8 चांदी के पंचमाग्ध सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिएगा यहां के उत्खनन से 8 पंचमाग्ध सिक्के, कौन से धातु के थे ये? चांदी के, ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और साथ में आपके यहीं से हमें 28 आपके इंडो ग्रीक मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं। इस प्रकार आपके टोटल देखा जाए तो कितनी 36 मुद्राएं हमें कहां से प्राप्त हो रही हैं? बैराट से प्राप्त हो रही हैं। तो बैराट आपके एक ऐसा स्थल है जिसका विस्तार आपके पाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक हमें दिखाई देता है। जैसे मुगल बादशाह अकबर के द्वारा अगर मुगल काल तक लेकर के आए तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी यहां पर तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल की स्थापना की गई थी। कछवाहा राजवंश का आपके दीर्घकालीन तक यानी स्वतंत्रता तक आपके यहां पर शासन रहा है। बाद में आपके मुगल काल यानी कि जब से दुलेराय काकिल देव के द्वारा आमेर को जीता गया था तब से लेकर के आपके स्वतंत्रता तक कछवाहा वंश के अधीन ये बना रहा है क्षेत्र। ठीक है, इस कारण बैराट सभ्यता का क्षेत्र है वो एक आपके लंबे यानी कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अपने आप में समाहित किए हुए है और सभ्यताओं का क्रमिक रूप से विकास और पतन हमें कहां दिखाई देने लग जाता है? बैराट क्षेत्र में दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके 4 सभ्यताएं हमको वरिष्ठ अध्यापक के प्रथम प्रश्न पत्र में दी गई हैं, जिनमें हमने कालीबंगा के बारे में चर्चा की, आहड़ के बारे में चर्चा की, गणेश्वर के बारे में चर्चा की और एक आपके बैराट सभ्यता के बारे में चर्चा की है। ठीक है, अब जो सेकंड यूनिट है उसमें आपके 8वीं से 18वीं सदी तक का इतिहास दे रखा है। 8वीं से 18वीं सदी तक का इतिहास है, अर्थात उसमें विभिन्न राजपूत राजवंशों के बारे में जानकारी दी गई है। तो नेक्स्ट क्लास से हम एक एक राजवंश को लेकर के आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।